नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अब यह आपका एंकर चैट आज 45वें एपिसोड में है। जी हां, लगभग 1.5 महीने से यह लाइव एंकर चैट चल रहा है। पहले कोरोना काल, लॉकडाउन, सरकारी विधि व्यवस्था, अब तो विभिन्न प्रकार के मुद्दे भी हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आपके प्रतिक्रिया का भी हमेशा इंतजार रहता है और सबसे ज्यादा इंतजार रहता है आपके कमेंट का, आपके द्वारा किए गए वीडियो शेयर का। देखिए, लाइव एंकर चैट शुरू हुआ, लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सुबोध जी जुड़ चुके हैं, हार्दिक अभिनंदन है सुबोध जी, नमस्कार। जय बिहार, जय जीएस न्यूज, आपकी भी जय, आप सभी पाठकों की जय। सुधांशु शेखर जुड़े हुए हैं, ठीक हूं, थैंक यू, धन्यवाद। सोनी कुमारी जुड़ी हुई है, हेलो हाय। ललन झा जी टॉप फैन है, पेज के भरपूर समय देते हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं ललन झा जी। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। राजीव सिंह, नमस्ते वरुण जी, नमस्ते राजीव सिंह जी। दबंग बॉय पिंटू की आईडी है, लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल भैया जी, गुड इवनिंग भाई। अनिमेश आर्या टॉप फैन है, पेज में प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, गुड इवनिंग अनिमेश जी, आपको भी शुभ संध्या, आपको भी। अजीत पांडे बाबा जुड़े हुए हैं, जय तारा, जय जीएस न्यूज, आपकी भी जय हो। प्रिंस कुमार जुड़े हुए हैं, हेलो हेलो प्रिंस जी। तो आज का जो यह एंकर चैट है, आपको बताते चले कि एंकर चैट का यह 45वां एपिसोड है। हालांकि इसे मैं बहुत ज्यादा नहीं कह सकता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा है कि आप लोगों के पाठकों, आप सभी पाठकों का जो प्रेम है, स्नेह है, खास करके जो हमारे टॉप फैन है और जो प्रत्येक दिन आते हैं, उनका तो मैं सच पूछिए तो कायल हूं, दीवाना हूं। आर के सानू लिखते हैं, बिल्कुल जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ठीक हूं, आप अपना बताइए जी। बिल्कुल आर के सानू जी, आपके सामने हूं। सुमन कुमार हेलो। शुभो जी लिखते हैं, आपके मेहनत और लगन को दिल से सम्मान, जय बिहार, जय जीएस न्यूज। शुभो जी, आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि जब से यह एंकर चैट प्रारंभ हुआ है, उसी समय से निरंतर प्रत्येक दिन आप 100 समय आते हैं और अपनी, कहते हैं ना, बहुत लोग हमको कहते हैं कि वरुण जी की पूरी टीम आ जाती है इस लाइव एंकर चैट में जी। और जब सभी लोग जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत आनंद आता है। तो शुभो जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कुमार भारती जुड़े हुए हैं, हेलो। आरजे रंजन जुड़े हुए हैं, हाय। अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग भाई। और निगम राय जुड़े हुए, जय हिंद सर, जय हिंद। कोमल भगत जुड़ी हुई है, गुड इवनिंग नारी शक्ति। कोमल भगत जी, आपको भी नारी शक्ति का एपिसोड बहुत आनंद आया होगा, जरूर उम्मीद करते हैं कि आपने जरूर देखा होगा। सोनू कुमार चौधरी जुड़ गए हैं, प्रत्येक दिन जुड़ते हैं सोनू कुमार शर्मा जी। सोनू कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, लगातार एकदम स्ट्राइक नन स्ट्राइक पर बैटिंग करते हैं, क्या बात है, सलाम है सोनू कुमार शर्मा जी। 21 तारीख को कोविड मेगा कैंप लगेगा, जिसमें आप लोग नजदीक अपने क्षेत्र में लाभार्थी वैक्सीनेशन ले सकते हैं। हालांकि पहले दिन सोनू कुमार शर्मा जी, रिकॉर्ड टूट गया है 12,900 का, ये ध्यान दें कि रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब ऐसे ऐसा वैक्सीनेशन हुआ तगड़ा। मनीष कुमार भारती लिखते हैं, जानवी चौक से इस्माइलपुर तक प्रबंध कार्य, आने तो दीजिए गेस्ट को, फिर तो शुरू ही हो जाएगा। कोमल भगत लिखते हैं, जय क्या हाल है सर, बिल्कुल ठीक हूं, आपके सामने हूं कोमल भगत जी। और सुनीता कॉस्मेटिक आईडी से गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्रिंस कुमार जुड़े हुए हैं। और कोरोना कैसा है? कोरोना की स्थिति उस कुटुंब के तरह हो गया है जिसका कि 4-5 तो संबंध है गांव में और कहीं भी उसका इज्जत नहीं मिलता है, यानी कोई उसको पूछता तक नहीं है, खानो पीनो नहीं पूछता है, वही इज्जत अब रह गया है कोरोना का। अच्छा, एक आप लोगों से निवेदन है कि बहुत लोग हमारे लाइव एंकर चैट में जुड़ते हैं लेकिन वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो शेयर करें ताकि आपका जो कार्य हो और हमारा जो मेहनत है ना, ये सफल हो पाए। मुंबई से हैं आरजे रंजन जी, बाप रे बाप, शुक्रिया शुक्रिया भाई। और तो चलिए, लगातार 2 हमारे गेस्ट विपक्ष के आए। बहुत सारे लोगों को लगा कि वरुण जी जब विपक्ष से सवाल पूछते हैं, विपक्षों का जवाब रहता है, तो सत्ता पक्ष के लोगों को क्यों नहीं लेकर आते? बहुत लोगों का है, सत्ता पक्ष के लोगों को लाइए, हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आपको। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई कि सत्ता पक्ष के लोगों को लेकर आए और बताएं नीतीश कुमार का कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो कितना भैया सफल है, पास है कि फेल है कि सप्लीमेंट्री में है, तो आप ही ना बताइएगा, आप जनता जनार्दन है, आप ही ना जानते हैं क्या। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, शिवशंकर भैया गुड इवनिंग, शिवशंकर भैया, नीतीश कुमार फेल है कि पास है?
ये तो आप ही लोग बताएंगे। और कोमल भगत लिखते हैं कि मतलब सुई नहीं लिया है। नहीं, देखिए कोमल भगत जी, आपने पूर्व में ही बताया कि उम्र 18 साल नहीं हुई है इसलिए, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों की भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। और निगम राय लिखते हैं कि रवि सर हैं, बिल्कुल बिल्कुल आज एकदम चलेगा, सवाल तो धुरा जार होंगे। बम बम कुमार यादव लिखते हैं नमस्ते। देव सिंह जुड़े हुए हैं, लिखते हैं नौगछिया को जिला और ढोलबज्जा को प्रखंड कब बनाओ। वह अभी तो रुक जाइए भाई, आने तो दीजिए गेस्ट को, इसके बाद सवाल क्या होगा। परमार आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बने रहिए, क्योंकि आपके ही सवाल हमारे एंकर चैट को सफल बनाता है और हमेशा बनाएगा। चलिए निगम राय लिखते हैं फेल है तो बाद में पूछेंगे भैया, अरे पहले परीक्षा तो होने दीजिए। चलिए अब बिना समय गवाए हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं हमारे क्षेत्र के युवा, खास करके जो अभी है, कहते हैं युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति, युवा है और जदयू के ना सिर्फ नेता, और उनके पास हालांकि जदयू के मुख्य जिला प्रवक्ता का पद उनको मिला है और हमेशा अपने कार्यों से लोगों के बीच रहते हैं। आइए हम हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करते हैं युवा नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि कुमार जी। आइए रवि जी को सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपको, आपका जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने आज इस लाइव सेशन में हमको बुलाया है और बहुत दिन से इंतजार था। हम भी सोच रहे थे कि मौका मिलेगा और आज क्या मिला है। बात है आभार आपका जी। रवि जी, जहां तक देखा जाता है कि जदयू अगर नौगछिया और भागलपुर की बात करे तो वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, जो वीरेंद्र भैया है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कड़ी लेकर है जदयू के। अगर नौगछिया की बात की जाए तो नौगछिया में जदयू में उनका हमेशा कार्य रहता है, चाहे हॉस्पिटल जाना हो, चाहे एनएच पर जाना हो, हर तरह पर जाने का हो। उसमें अगर स्टेटमेंट आता है तो एक शब्द जरूर लिखा हुआ रहता है, जिला प्रवक्ता रवि कुमार। मैं यह जानना चाहता हूं युवा वर्ग से कि क्या आप, रवि जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपको लग रहा है कि वर्तमान में युवा कार्य कर रहा है, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा। जी जी सर। जी, सवाल सर एक बार फिर से बोलिएगा। मेरा सवाल पूछना है कि क्या आप जिस तरह युवा जदयू से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि अभी का युवा वर्ग कार्य कर रहा है राजनीति में, राजनीतिक पार्टियों में युवा का कार्य चल रहा है, आपको लगता है? जहां तक जेडीयू का सवाल है, अन्य पार्टियों के बारे में वही लोग जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी जी पार्टी में हमने जो 2-3 साल में हमने देखा है, यहाँ पर जी युवाओं को काफी ज्यादा सम्मान मिलता है, काफी ज्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पार्टी में जात पात धर्म से परे होकर काम करने जी, वाले युवाओं को मौका मिलता है। और मैं बता दूं कि पूरे बिहार में सबसे जी, कम उम्र के जिला प्रवक्ता की बात अगर करूं तो दूसरे नंबर पे मेरा नाम आता है। तो आप समझ बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल कि युवाओं का जेडीयू में कितना बड़ा सम्मान है। बिल्कुल। ये मैं भी इसे स्वीकार करता हूं कि आप बहुत कम उम्र के हैं और बड़े पद पर आप हैं, और निश्चित रूप से आपको जिम्मेदारी बहुत सोच समझ के दी गई है। तो बिना समय गवाए रवि जी, पहला सवाल तो हमारी टीम की ओर से तैयार है। कहते हैं कि आपने चुनाव में बहुत अच्छा श्लोक पंक्ति लेकर आए थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। तो कोरोना काल और जो ये लॉकडाउन रहा, इसमें सरकार आपका कितना कार्य कर सकी? आप बिहार सरकार के कार्यकाल से, चूंकि आप डबल इंजन की सरकार लेकर आए हैं, आप चुनाव में भोपू में कह रहे थे कि जब डबल इंजन है तो इतना पावर है इंजन में कि खींच लेंगे। तो कोरोना और लॉकडाउन में बिहार सरकार का कैसा परफॉर्मेंस रहा, क्या क्या बड़ी उपलब्धि रही? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में बिहार सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश रही कि कोविड के जो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमारे नीतीश कुमार ने लगातार लगातार हर लॉकडाउन के बाद समीक्षा बैठक की और परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। और इसका आज परिणाम है कि बिहार में कोरोना आज दम तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने इस बार वक्त रहते सारे फैसले लिए हैं। आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन के मैटर में हमारा बिहार पूरे देश में अभी अव्वल चल रहा है। आप इसके अलावा देख सकते हैं वैक्सीनेशन के अलावा हमारी सरकार ने लगातार क्षेत्र में काम किया है। आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं लगातार। अभी 1000 डॉक्टरों की बहाली वॉक इन लीव के माध्यम से कोरोना काल में की गई है। तो सरकार अलर्ट है और रिजल्ट आपके सामने है। सबसे बड़ी बात है सरकार ने क्या किया नहीं किया ये आपको परिणाम से दिखता है।
तो हमारी सरकार ने जो कुछ भी किया है आज बिहार में परिणाम दिख रहा है। अच्छा, एक चीज रवि जी, अब बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन कभी जो है कोई भी इस पर कार्य देखने को नहीं मिला। सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर पूरे बिहार में इस चीज की चर्चा है, और वो है कि नवगछिया पूर्ण जिला कब बनेगा। पिछले वर्ष अगर चुनाव के पूर्व की बात करें तो जिस तरह से आप लोगों ने ही एक प्रेस रिलीज भी जारी किया था कि वर्चुअल रैली में नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके नजर में नवगछिया की स्थिति है, लेकिन जैसे ही उड़न खटोला उड़ना शुरू हुआ तो लोगों को उम्मीद हुई कि कहीं इस डबल इंजन की सरकार में किसी दिन घोषणा हो जाएगा, किसी मंच से भी होगा, लेकिन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सिवाय आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है, कब तक इस चम्मच से पानी पिलाएंगे आप नवगछिया के लोगों को? कब बनेगा सबसे नवगछिया पहले पूर्ण जिला? जी जी मैं इसका जवाब दे दूं। जी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले बार जब हम 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव होने के बाद 3-4 महीने का वक्त हमारा मंत्रिमंडल के विस्तार में लग गया, और आप जान रहे हैं कि इसके तुरंत बाद ही हम कोरोना के केस में फंस गए, और कोरोना की परिस्थिति आने के बाद बहुत सारे कार्य हमारे पेंडिंग है। अब जाकर हमारी सरकार सामान्य हुई है, और हमें लगता है कि बहुत जल्द बिहार सरकार भागलपुर में नवगछिया अनुमंडल को जिला घोषित करेगी। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परिस्थितियों को समझना होगा। अब कोविड काल में ये सारे कार्य तो नहीं हो सकते हैं, ये तो सबको ही समझ सकते हैं। बहुत सारे कार्य रुके हैं, लेकिन निश्चित रूप से होगा। अच्छा, एक चीज हम जानना चाह रहे रवि जी आपसे कि जिस तरह से प्रदेश से भी आपकी बातचीत होती है, तीसरी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, वर्षों से लंबित मामला है, एक ऐसा मुद्दा है नवगछिया का जिसमें सभी राजनीतिक पार्टी, सभी राजनीतिक दलों का एक ही स्वर है। चलिए हम मानते हैं कि 2020 में कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, लेकिन पूर्व से ही लगातार देखा जाए तो एक लंबे अरसे से यहाँ के लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग इस बार जो है विदा भी हो गए धरती पर से लड़ने वाले। तो क्या लगता है कि आखिर कहां कमी रह जाती है जो बातें नहीं पहुंच पाती है? जी सर, नवगछिया को पूर्ण जिला बनाने के साथ साथ बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए प्रखंड बनाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सरकार एक साथ इस तरह के डिसीजन लेने की फिराक में है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन हमें लगता है कि बहुत जल्द ये फैसला नवगछिया के पक्ष में होगा। क्या बात है। अच्छा, ढोलवजिया के लोग जो है हमेशा हर चुनाव में उनको लॉलीपॉप दे दिया जाता है और उसके बाद सभी लोग भूल जाते हैं कोई मुद्दा तक। कुछ अगर 2-3 दर्जन लोग की के अलावा की बात करें तो शायद ही कहीं मंच पर भी चुनाव के अलावा कहीं चर्चा नहीं होती है कि ढोलवजिया को प्रखंड बनाने की बात हो। लेकिन जब चुनाव रहता है या उस समय तो यह सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि ढोलवजिया को प्रखंड बनाया जाएगा। जी, ये लोगों का मुद्दा है। सरकार ने अभी तक ये कभी घोषणा नहीं किया कि ढोलवज्जा को हम ब्लॉक बना देंगे। लेकिन हम जी। आपको पहले ही बता दिए कि बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां नए प्रखंड, नए अनुमंडल और नए जिले बनाने की बात चल रही है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरीके से। चलिए अब हम आपसे बात करें, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया, आप लोग भी जो है धीरज बना के रहें, सवाल पूछते चले। रवि जी जवाब देने के लिए एकदम युवा नेता है तो बिल्कुल देंगे आपके सवाल का जवाब। चलिए एक एक सवाल रवि जी जो हमारी तरफ से है कि पहले के राजनीति और अभी के युवा राजनीति में क्या अंतर है? वर्तमान राजनीति को युवा से जो जोड़ा गया है, युवा जदयू और विभिन्न प्रकार के पार्टी का युवा संगठन बना है, आपको क्या लगता है? आप उसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, पहले की युवा जेडीयू किस प्रकार की थी इसके बारे में तो आप खुद समझ सकते हैं कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं हो, जी क्योंकि 2017 में मैंने पार्टी ज्वाइन किया है, तो इसके बाद से हम देख रहे हैं। लेकिन आपको एक जी बात हम बता देंगे, हमारे साथ जिन लोगों ने नवगछिया में राजनीति शुरू की थी, युवा कार्यकर्ताओं ने, इसमें से मैं जी एकाध नाम लेना चाहूंगा। जैसे कि हमारे नवीन निश्चल जी हैं, वो छात्र वो युवा जेडीयू के पंचायत अध्यक्ष के तौर पर 2017 के अक्टूबर में पार्टी में ज्वाइन किए थे, और आज वो युवा के जिला अध्यक्ष हैं। आप समझ सकते हैं। इसी तरह से प्रिंस कुमार पटेल, जो कि एकदम छात्र के नगर के अध्यक्ष बने थे, आज वो मीडिया सेल के जिला अध्यक्ष बन चुके हैं। और हम कई युवा साथियों को दे रहे हैं 3 वर्षों में काफी तेजी से जेडीयू में, वो भी सिर्फ युवा विंग में नहीं,
मीडिया सेल में नहीं, पार्टी के मेन विंग में भी हमारे कई युवा साथी ने अपनी पकड़ बनाई है। तो कहीं ना कहीं जेडीयू में युवाओं को बहुत ज्यादा सम्मान मिल रहा है। प्रदेश में आप देख सकते हैं, प्रदेश में अंकित तिवारी है, श्याम पटेल है, जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष बने, बिल्कुल कम उम्र के युवा है और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो निश्चित रूप से जेडीयू समझ चुकी है कि आने वाले भविष्य में 2025 में हमारी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रमोट नहीं किया गया तो भविष्य खतरे में जा सकता है। तो हमारी पार्टी ने अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हर प्रकोष्ठ में, हर संगठन में मौका देने का काम कर रही है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। मनीष कुमार भारती पूछते हैं कि जहांवी चौक से इस्माइलपुर तक का जो ये तटबंध का मामला है, हम प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, करोड़ों रुपए कहा जाए कि ध्वस्त हो जाते हैं, पानी में विलीन हो जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पाती है? हर वर्ष बाढ़ आता है, हर वर्ष की तैयारी होती है, एक कैलेंडर है, बाढ़ कैलेंडर, वहां तक कार्य होता है और फिर वो जो है वो पूरी तरह से अपने भाषा में कहिए कि मटिया मिलाट हो जाता है। ये बांध जो है वो पूर्ण कब होगा? आखिर ठोस कार्य कब होंगे रवि जी? देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है। हर साल बाढ़ आती है, अधूरा काम कहीं ना कहीं उसके अधूरे काम होने की वजह से हमारा जो भी काम किया हुआ है वो मिट्टी पलित हो जाता है। इस बात को हम समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफी कम टाइम में काफी तेजी से तटबंध को बनाना है। अब निश्चित रूप से ये समस्या बड़ी समस्या है और अब तक पहले क्या हुए इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में निश्चित रूप से इस मुद्दे को हम लोग स्टेट तक पहुंचाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और मैं समझता हूं कि इस पे कोई ना कोई ठोस कार्रवाई अब होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अनिमेश आर्या पूछते हैं कि सरकार लॉकडाउन में स्टूडेंट के साथ बहुत नाइंसाफी की और एक तो कोरोना का मार, फीस भी बढ़ा दिए, आखिर शिक्षा पर सरकार का क्यों नहीं दबदबा बन पाया? आखिर सरकार चाहती तो स्कूलों को कुछ न कुछ तो रियायतें दिलवा सकती थी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा आया शिक्षा का जिस पर सरकार के ना तो किसी मंत्री ने, ना किसी एमएलए ने, ना एमपी ने, किसी ने भी कोई चर्चा नहीं की। तो कहा जा सकता है क्या शिक्षा माफिया आज भी राजनीति पर भी हावी है? उसके जो माफिया के नहीं, लोग हैं राजनीति पर जिनके, हावी नहीं है। जी, मतलब सरकार पर, कोविड सॉरी के राजनीति पर, टाइम मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार पर वो हावी है, तभी ना उसका कोई बाल बाका नहीं कर सका। बड़े बड़े कितने कष्ट से लोगों ने पैसे भरे हैं, जो बड़े क्लास में बच्चे पढ़ते हैं रवि जी, फूट फूट कर, रो रो कर अभिभावक से पैसे लिए गए हैं, एकदम रुला रुला कर लिया गया है। स्कूल सामने कुछ कह दे, इंटरव्यू हो, चैट हो या न्यूज पेपर हो, किसी में कितना भी चर्चा हो, लेकिन सरकार ने 1% भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार पर शिक्षा विभाग और का जो है वो सरकार जो है वो शिक्षा विभाग को वो उस तरह से डील नहीं कर सकी? प्राइवेट शिक्षा में जो मैं है इस वो लूट खसूट चलते चला। जी। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं, जो कि हमें भी पता है कि कहीं ना कहीं स्कूल मनमानी कर रही है और ये जो जी। लाइव क्लास चलाया जा रहा है जूम के माध्यम, हमें हमें नहीं लगता कि उस क्लास के माध्यम से स्टूडेंट को कुछ ज्यादा फायदा हो पा रहा है और कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्या है कि इस तरह की जब समस्या आती है तो कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होकर इसके खिलाफ, स्कूल के खिलाफ जवाब देना चाहिए और सरकार के समक्ष इस समस्या को खुले तौर पर रखना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग दबी जुबान से इसकी बात करते हैं, लेकिन खुले तौर पे हमको आप ये बता दीजिए कि कहां पर लोगों ने इसका विरोध किया है। नहीं, दबी बहुत सारे जुबान लोगों से ने जो भागलपुर चर्चाएं में होती कुछ है, कुछ खुल के विरोध, लोगों नहीं ने नहीं, विरोध नहीं किया। नहीं नहीं, भागलपुर में एकदम बहुत सारे स्कूलों के अभिभावक ने रोड तक जाम कर दिया था, लेकिन उनके एक नहीं सुनी गई। सरकार ने जिस तरह से शुरुआती में पिछले 2020 की अगर हम बात करें तो मकान मालिक और स्कूलों से ऐसा संबंध किया था कि ऐसा पत्र जारी करके उन्हें निर्देशित किया था कि जबरदस्ती ना लें या उनको समय दें, लेकिन इसके बावजूद स्कूल पर 1% नहीं हो पाया। वही प्राइवेट स्कूल के शिक्षक भी हाँफ रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की जो मोटी कमाई होती थी वो तो होती रह गई रवि जी। जी जी। जी रवि जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं इस बात को मानता हूं कि स्कूल ने लापरवाही बरती है और सत्य को स्वीकार करने में कहीं कोई समस्या नहीं है। स्कूल की लापरवाही पे सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है। धन्यवाद। बिल्कुल। और इसके अलावा जो है एमडी सागिर जुड़े हुए लिखते हैं, नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं बिहार के। जी, आपके विचार। अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछिए। देव सिंह लिखते हैं कि नौगछिया अस्पताल का बुरा हाल है, ईमानदार पदाधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता है, आप लोग क्या कह रहे हैं? यानी आपका क्या कहना? क्या कुछ दिन पहले ही रवि जी, वीरेंद्र सिंह जी भी जो है स्वयं जिलाध्यक्ष जी गए थे, उन्होंने कई बार पत्र भी लिखा है, वहां के प्रबंधक के बारे में भी हम लोगों ने न्यूज कवरेज चलाया है। तो निरंतर मैं इस चीज को तो स्वीकार करता हूं कि उनकी हस्तक्षेप व्यक्तिगत रूप से रहती है, लेकिन अभी भी नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की स्थिति बेहतर नहीं है, सुविधाएं नहीं बढ़ी है। मतलब धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है, इतना स्लो चल रहा है कि पता नहीं कब तक हो पाएगा। पेशेंट के लिए सुविधाएं नहीं है, अभी भी वही रेफर व्यवस्था है। जी रवि जी, तो कहां क्या कारण रह जाता है ऐसी स्थिति? जी जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं और जो जी बिल्कुल। पदाधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो लापरवाह है, उनके खिलाफ पत्र भी लिखते हैं और आपको पता होगा कि कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है। लेकिन अब कोई समस्या एक दिन में तुरंत समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसे पदाधिकारियों को लगातार सबक सिखाने की जरूरत है। इन लोगों के खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। और यही नहीं, बहुत सारे अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, जहां पर कहीं ना कहीं ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है। इस बात को हम समझते हैं। कोविड काल में लोगों ने मजबूरी का फायदा उठाया है। कोविड काल में चाहे वो सरकारी अस्पताल के माफिया हो और या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के माफिया हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार के पीछे बैकडोर में इन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती किया है। तो इस बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। जो चीजें सामने आ रही है उसके खिलाफ तो सरकार कार्रवाई निश्चित रूप से कर देती है। अब पर्दे के पीछे अगर कुछ भी हो रहा है तो वो चीजें जब तक सामने नहीं आएगी, कार्रवाई नहीं होगी। तो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय लगातार लगे हुए हैं और हमें लगता है कि परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन एक दिन में सारी परिस्थितियां बदल जाए ऐसी उम्मीद तो कोई नहीं कर सकता। क्या बात है। बिल्कुल। देव सिंह जी, आपके सवाल है नौगछिया जिला और ढोलवजिया प्रखंड, तो मैंने पहले ही पूछ लिया है। देव सिंह जी, निगम राय पूछते हैं कि सधवा में बाढ़ का पानी आने वाला है और ये बाढ़ का पानी आता है, इस बार की क्या तैयारी है, कैसी रणनीति है? रवि जी, बाढ़ को लेकर कैसी अभी तैयारी है? पिछले ही सप्ताह माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के नियंत्रण के पूर्व ही प्रबंधन की तैयारी को नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पता होगा कि सरकार कोविड के अलावा बाढ़ को लेकर भी पहले से अलर्ट है। तो बाढ़ आने वाली है, चिंता करने की बात नहीं है। सरकार तैयार है, जो भी परिस्थिति होगी हर संभव प्रयास होगा लोगों को दिक्कत ना हो। क्या बात है। और इसके बाद जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। निगम जी, आपके सवाल का जवाब निश्चित रूप से मिल गया होगा। अमन कुमार आनंद जी जुड़े हुए हैं, नमस्कार। वरुण बाबू जी नमस्कार। रवि जी, अमन कुमार आजाद जी आपको भी नमस्कार। सोनू कुमार शर्मा जी, जी बिल्कुल, हम उन्हें आज भारत के उड़न सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात महान फर्राटा धावक, देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार मिल्खा सिंह के निधन से, जी बिल्कुल उनकी अपूर्णीय क्षति है देश को। हम उन्हें इस आज के इस लाइव कार्यक्रम से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही दो चार जो नाम रोशन करने वाले हो, वो दो चार ही नहीं सैकड़ों को कहिए मिल्खा सिंह को तैयार करें। वो मिल्खा सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनसे सीख कर, समझ कर, उन्हें देख कर, उनके बारे में जानकर भी लोग आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। मिल्खा सिंह जी, आपको भावभीनी श्रद्धांजलि और हम सलाम करते हैं इस जीएस न्यूज के एंकर चैट से। अजीत कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि रवि जी, कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का चर्चा चल रहा था। नीतीश कुमार शुरुआती में बहुत ही ज्यादा इस पर थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इस बार जब से चुनाव समाप्त हुआ है, अभी तक एक बार भी इसका चर्चा आना बंद हो गया। रवि जी, इसके पीछे का क्या माजरा है कि एक बार भी नीतीश कुमार जी या मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य का चर्चा नहीं कर रहे हैं? विशेष राज्य का दर्जा मिलने की जहां तक बात है तो मैं इसका जवाब दे दूं। बिहार के लोगों ने विधानसभा चुनाव 2020 में नीतीश कुमार को कमजोर बना दिया। बिहार के लोगों ने
कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। आज इसकी जो समस्या है वो नीतीश कुमार झेल रहे हैं। आपको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनना तक नहीं चाहते थे, जो परिस्थितियां बिहार में उभरी है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने आग्रह किया, चूंकि पहले से चेहरा घोषित थे। अभी जो परिस्थितियां है, इसको पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार को 43 सीट देने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार पर आप सौंपेंगे, तो कहीं ना कहीं ये अन्याय होगा। नीतीश कुमार जी को आप मजबूत बनाइएगा। जिस मुख्यमंत्री से आप उम्मीद करते हैं वो विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर केंद्र सरकार से लड़े, आज बिहार की जनता ने उन्हें उस काबिल ही नहीं छोड़ा है। अच्छा, इतना वो बहुमत से जिता दिया पार्टी को, एनडीए को हाथ पकड़ के आप चुनाव लड़ रहे थे रवि जी, और अभी कहते हैं कि सर आपने आपको हाथ जी मजबूत जी नहीं बिल्कुल करने दिया। एकदम 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 सर, पीठ पे खंजर भोंकने का काम कुछ लोगों ने किया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर पहले भी चर्चाएं लगातार हो चुकी है। जो लोग कहते थे लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है, तो हमने करीब 42 से 43 सीट 1500, 2000, 2500, 5000 वोट से हारा है। और उसके पीछे कहीं ना कहीं एलजेपी के जो भी उम्मीदवार मैदान में थे, ज्यादातर उम्मीदवार बीजेपी से उसमें चले गए थे। और बीजेपी के वोटर ने कंफ्यूजन में लोजपा ही भाजपा है के चक्कर में अपना वोट बर्बाद किया। और चिराग पासवान जी बीजेपी की बी टीम थी, और इसकी वजह से आज नीतीश कुमार को समस्या हुई है। अब नीतीश कुमार से 43 सीट पे उम्मीद करते हैं कि हम 74 सीट वाली पार्टी के सामने हम लड़ जाएं, तो कहीं ना कहीं हमें नहीं देखिए लगता है रवि कि जी, ये सही रवि है। जी मुझे आपका समीकरण मुझे पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं कर पाया है। मुझे एक बात बताइए कि आपने जिस तरह से कहा कि बिहार के लोगों ने समर्थन नहीं दिया, तो मैंने तो देखा कि दोनों हाथ से आपको लड्डू बांटे गए। जनता ने भरपूर रूप से दिया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सभी धर्मों के सभी जाति के लोगों ने। जबकि आप बिहार के चुनाव में सिर्फ सिर्फ जातिवाद पर चुनाव होता है, सिर्फ जातिवाद पर पहला जातिवादी देखा जाता है। और ये हमेशा देखा जाता है कि टिकट किसे दिया जाए, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि भाजपा का भी कहना है कि नीतीश कुमार मोदी जी के ही चेहरे पर विशेष रूप से बिहार में कमाल कर पाए। लेकिन जनता ने भरपूर सहयोग दिया, और अभी आप कह रहे हैं कि पीठ में खंजर भोंकने का कुछ लोगों ने काम किया, या नीतीश कुमार, या आप संतुष्ट नहीं है चुनाव के बाद रवि जी? बिल्कुल देखिए, हम आप संतुष्ट हो या नहीं हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि नीतीश कुमार जी के साथ इस चुनाव में धोखा हुआ है। अगर धोखा नहीं होता तो नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी होती, इसमें जी कहीं कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा रवि जी, पहले तो नीतीश कुमार जी को केंद्र की कुर्सी पर भी ध्यान था, उन्हें लगता था कि हमको केंद्र में भी बुला लिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ केंद्र जाने का? जी सर। भाजपा के कुछ नेताओं ने कहा कि सुशील मोदी से जो उनका विवाद हुआ था, मतलब सॉरी, उनसे जो अलग हुए थे, कहीं ना कहीं यही मुद्दा था विशेषकर। और फिर बाद में अचानक गठबंधन हुआ तो अभी सब कुछ अच्छा लगने लगा है। नहीं नहीं, केंद्र को लेकर नीतीश कुमार की कोई राजनीति, नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा करना चाहते हैं। केंद्र की पॉलिटिक्स से कोई खास इंटरेस्ट नीतीश कुमार जी को नहीं है। लेकिन जब तक केंद्र से संपर्क नहीं रहेगा रवि जी, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं, और अभी हाल ही के दिन में हमारे विपक्ष के भी प्रवक्ता आए थे, उन्होंने भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो फिर एनर्जी कहाँ कम है। तो बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा होना चाहिए, ये तो और जबरदस्त तरीके से, अभी तो मोदी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, अभी तो पूरा केंद्र उतर कर आया था बिहार, तो यहीं पर घोषणा करवा ही लेना था उनसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक जो मेंटलिटी है, जहां तक मैं जानता हूं, वो नीतीश जी कुमार के रीजन में ये चाहते नहीं है। जी वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के रीजन में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। और मैं मानता जी। हूं मेरे इस बयान से कई लोगों में खलबली मच जाएगी, कुछ लोगों को आपत्ति होगी, कुछ लोगों को समस्या होगी। लेकिन ये परम सत्य है कि नीतीश कुमार को जब तक बिहार के लोग मजबूत नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार को सक्षम नहीं बनाएंगे, तब तक बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मसले पर आप मतलब आप, तुरंत नहीं देख पाएंगे। मतलब सब दिन बिहार की कुर्सी पर आप ही विराजमान रहेंगे जदयू, मतलब रवि जी, आप ही सब दिन विराजमान रहेंगे, युवाओं को कोई मौका नहीं मिले, आपके विपक्ष के लोगों को, जितने भी युवा शक्ति हैं उनको कोई मौका नहीं मिले, सब दिन आप ही कुर्सी पर बैठे विपक्ष रहेंगे। में सर, विपक्ष में किस युवा की बात कर रहे हैं आप? नाम बताइए, बताते हैं उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, सबों को, एक विपक्ष में तो एक ही युवा है जो आपसे एकदम कांटे की टक्कर में उतर गया।
हालांकि बिहार के लोगों ने 18 कहा। अप्रैल से सर 18 अप्रैल से तेजस्वी यादव जी बिहार से लापता हैं। उनके अच्छा विधानसभा क्षेत्र में लापता का पोस्टर लग गया है, क्षेत्र में अच्छा। नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं नहीं, चिराग लापता का पासवान जी पोस्ट। बिहार के युवा है, लोग उनको जी। युवा मानते हैं। श्रीमान जी बिहार से अच्छा बाहर हैं। आप किस अच्छा युवा की बात कर रहे हैं? इस दोनों के अच्छा अलावा बात श्रीमान। कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो एक बात बताइए, उसी युवा ने तो आखिर चुनाव में भी तो आपको कांटे की टक्कर दी थी, इसमें भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि बात कांटे की उसमें टक्कर चुनाव के नहीं, समय पीठ बच्चा पे और चचा की भी हुई श्रीमान, थी। श्रीमान कीट पीठ पे खंजर भोंकना और कांटे की टक्कर देना, दोनों में फर्क होता है। और अगर जी चिराग पासवान जी कांटे की टक्कर देते तो बिहार में आज 10-5 विधायक उसके होते। जी। नहीं देखिए, लोगों के ये अभी के लोग जो है युवा खास करके, और जितने भी है रवि जी, एक अंग्रेजी में एक लाइन है, यू कैन मेक अ फूल टू मोर टाइम बट नॉट मोर टू मोर टाइम। ये आप एक आदमी को अधिक देर तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिनों तक या बहुत देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। लोगों ने अचानक समझा, उनके पूर्व कार्यकाल को याद किया और कुछ ना कुछ राजनीति को समझा, और सीधा जाकर उन्होंने नीतीश कुमार के सामने बटन दबा दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि वो किसे वोट कर रहे हैं, वो सामने वाला कौन है। नीतीश कुमार को देखकर और बहुत सारे लोगों ने, मैं इसे बिल्कुल एक समान देखूंगा कि बहुत लोगों ने मोदी जी के ही चलते, मोदी जी को चेहरा देखकर नीतीश कुमार के आगे बटन टीप दिया। आप इसे मानते हैं? सर जिन सीटों पे जेडीयू लड़ी है वो अकेले लड़ी है, और जिन सीटों अच्छा। पे बीजेपी लड़ी है या वहां पे तो एलजेपी प्लस ऑल भी जितनी भी सारी पार्टियां थी, उन जी सारी पार्टियों का वोट मिला। हमें उम्मीद के मुताबिक अपने सहयोगी गठबंधन के वोटरों का साथ नहीं मिला था उस टाइम। इसका कहीं जी। ना कहीं नुकसान हमें हुआ है। चलिए, हम आप अकेले मानते हैं इस लड़े चीज हैं। को? जी, आप अकेले लड़े हैं, बिल्कुल लेकिन मैं, 100 और ये जनता, ये 115 बिहार की सीट पे जनता नहीं मानने को तैयार है। जी। सर 115 सीट पे जेडीयू ने अपने दम से चुनाव लड़ा है। अच्छा। चलिए, रवि जी का ये समीकरण है, और बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल, आपके भी सवाल बहुत तगड़े आते जा रहे हैं। निगम राय जी लिखते हैं कि जो है, अच्छा सोनू कुमार, अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार जी का एक पंक्ति याद दिला रहे हैं हमारे पाठक है, सोनू कुमार की, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। ऐसा भी बात कहने वाले थे नीतीश कुमार। आखिर क्या हो गया रवि जी, जो वापस उन्हीं के गोद में आकर बैठना पड़ा, मतलब उन्हीं के कुर्सी पर आकर बैठना पड़ा बिहार में, सर जबकि गोद, अलग। सर देखिए पहली बात तो गोद में बैठने वाली बात गलत है। हम लोगों ने नहीं 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 बीजेपी ज्वाइन थोड़ी ना कर लिया जो किसी के गोद में जाके बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, गठबंधन दोनों करना और गोद गठबंधन में तो है बैठना, ही। दोनों में वो फर्क होता वो है। उसका उसका बड़ा क्षेत्र है रवि जी, भाजपा का बड़ा क्षेत्र है। वो पूरे केंद्र में शासन कर रही है। जब चुनाव का समय आया तो आपने तो बिल्कुल हाथ पकड़कर, एकदम हाथ पकड़कर आप चल दिए उसके साथ। और अब चुनाव जैसे समाप्त हुआ तो आप पहला उंगली तो उन्हीं पर उंगली पर उठा रहे हैं कि भाई एनडीए की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने हमको समर्थन नहीं दिया, उनके लोगों ने पीठ में खंजर भोंका। तो ये तो बीजेपी ने बात सवाल आएगा ही। नहीं, जी। बीजेपी नहीं, लोजपा ही भाजपा है जैसे जो स्लोगन चलिए, उठे उसका नुकसान हुआ है। चलिए, नुकसान आपको कहीं का नहीं हुआ है, लोगों ने भरपूर प्यार दिया है रवि जी। अब बचने के लिए आप कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, ये जनता है, ये सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। आप वर्तमान में युवा वर्ग हैं, आपसे युवा उम्मीद लगाए बैठता है, आपसे यही सिर्फ उम्मीद लगा के बैठता है कि अगर नौगछिया जिला बनने का हक रखता है तो उसे कहां दिक्कत हो रही है। आज युवा समाज है, आज का समाज युवा है, युवा वर्ग जो लेकर चलता है। और आज कब ढोलबज्जा प्रखंड बनेगा, ये सिर्फ एक सवाल ही नहीं, एक मुद्दा है। अच्छा, एक चीज रवि जी, बहुत लोगों के बहुत तरह की चीजें आ रही है, और जो है जितने लोग भी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे सवाल थे। और कन्हैया कुमार जी लिखे हुए हैं, जब आपकी पार्टी राजद के साथ थी तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लिए? अच्छा, जब आपके साथ राजद थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था रवि जी, जब दोनों अलग हुए तो दोनों में इतना एक दूसरे को, मतलब ऐसा क्यों विद्रोही नजर कैसे हो गया? दोनों साथ चल रहे थे तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रहता तो अभी तक गठबंधन रहता सर, बहुत अच्छा था ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं। जिस उम्मीद से जनता दल यूनाइटेड ने मौका दिया था राष्ट्रीय जनता हम्म। दल को बिहार में, उस उम्मीद से हम्म। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने साथ ही नहीं दिया। वे लोग करप्ट थे, वे लोग भ्रष्ट थे, नीतीश कुमार को काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और मजबूरन हम्म। उनका साथ छोड़ना पड़ा। अच्छा, मजबूरन हो गया था, ये जदयू के साथ हो गया था, बहुत बड़ी स्थिति। अच्छा। और अजीत कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि रवि जी बोलिए कि उसी से बात पर हमको कहना चाह रहे हैं कि जब आप गठबंधन में थे तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं नीतीश जी?
से बोला गया और वो कर दिया जाता। अब तो जनता बेवकूफ बनेगा ना, क्योंकि अब देखिए जिस समय चर्चा चल रही थी, जिस समय माहौल गर्म था रवि जी, सवाल गर्म था, उस समय तो कुछ नहीं हो पाया, अब तो मामला भी ठंडा पड़ चुका है। तो क्या लगता है बिहार इसी तरह की घिस पीट कर चलता रहेगा? सबसे पहली बात तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मसले पर नीतीश कुमार ने अपनी मांग को खत्म नहीं कर दिया है। ऐसा नहीं कि हमने इस मांग को छोड़ दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मसले पर अगर ध्यान नहीं दे रहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इसमें मैं समझता हूं जिस तरह से बिहार की जनता ने मोदी जी का साथ दिया है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो सारे सवाल का जवाब नीतीश कुमार नहीं, कभी कभी ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी और बीजेपी के नेताओं से भी करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी तो मांग कर ही रहे हैं, आपको देने में क्या समस्या है। सवाल ये है, ऐसा नहीं कि हम इस मांग से पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, ये पीछे सवाल हटना आप भी नहीं है। पूछ सकते हैं वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ इसी लाइव एंकर चैट में जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से बिल्कुल एक तरह से कहिए वादा करता हूं कि जल्द ही हम इस एंकर चैट में बीजेपी प्रवक्ता को भी लेकर आएंगे और उनसे भी पूछेंगे और उनके भी जवाब आप लोगों के बीच होंगे, सवाल होंगे। तो रवि जी, कन्हैया कुमार जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि आप क्या क्या मानते हैं कि गोपालपुर सीट आपने अपने दम पर जीती है? सीधा सवाल है आप पर। जी सर। ये तो आम जनता है, जी आम जनता है, सर। सवाल तो पूछे। वो पूछती है कि क्या आपको लगता है कि गोपालपुर सीट आपने अपने दम पर जीती है? बिल्कुल सर, गोपालपुर सीट हमने अपने दम पर जीते। यहाँ पर आदरणीय विधायक जी ने शुरुआत में ही, मैं आपको बता दूं, चुनाव स्टार्ट करने के तुरंत बाद मेरा ही एक बयान अखबार में छपा था और विधायक जी ने भी कहा है कि हम 25,000 वोट से लीड करेंगे और हमने बोल के लीड किया। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में गोपालपुर में हमारा लीड 55,000 के आसपास था, 54,000 से 55,000 के आसपास था। और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि एलजेपी के उम्मीदवार अगर हमारे 20,000 25,000 वोट भी अगर वो हमारे काट लेंगे लोजपा ही भाजपा है के मुद्दे पर, तब भी ये चुनाव हम 25,000 वोट से जीतेंगे। अगर पूरी तरह से अगर साथ दिया होता लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने, तो जिस तरह से 2019 में 55,000 54,000 के आसपास लीड हमारा गया था, तो विधानसभा चुनाव 2020 में भी हमारा लीड उतना ही होता। ये जो 23,000 वोट एलजेपी उम्मीदवार ने लाया है, एलजेपी के वोटरों ने उनको वोट नहीं किया। एलजेपी के वोटर हैं ही कहां पे? यहाँ एलजेपी के वोटर नहीं है ये लोग कंफ्यूज लोग हैं, जिनको ये लगता था कि चिराग पासवान जी को 20 25 30 सीट आ जाएगा और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी को 70 80 90 सीट आ जाएगा तो जोड़ तोड़ के सरकार बन जाएगी। इस चक्कर में वोट दिया गया और हम पहले से जानते थे कि इतना नुकसान हमको हो सकता है। चलिए, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके ही सवाल हैं रवि जी, मेरे सवाल नहीं है, ये सवाल यहाँ के जनता का है, बिहार के आप देख रहे लोगों का सवाल है आपके लिए। ये कोई भी सवाल, कोई भी शब्द इसमें से टीम का नहीं रहता है, ये जनता की आवाज है जो आप तक पहुंच रही है। रंजन कुमार जुड़े हुए लिखते हैं कि आप ये बताइए कि टुन्ना पांडे जी ने कहा था कि 100% सत्य है कि नीतीश जी अवसरवादी नेता है, कुर्सीवादी नेता है, क्या यह बात सच है या नहीं कि नीतीश कुमार जी जो किया है इसीलिए उनको ये कोट भी कर दिया गया नाम के साथ? रवि जी जी लिखते हैं, रंजन जी लिखते हैं, एक हमारे पाठक हैं वो लिखते हैं कि टुन्ना पांडे जी ने कहा था कि क्या यह सही है? टुन्ना पांडे जी ने कहा था कि नीतीश जी अवसरवादी नेता हैं, कुर्सीवादी नेता हैं, जहां इनको अवसर मिलता है ये उधर ही चले जाते हैं। क्या आप जी मानते हैं जी, इस चीज ऐसा को? नहीं है। दरअसल मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी अवसरवादी नेता नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ही बिहार में फैक्टर है। नीतीश कुमार के साथ जिस अलायंस का गठबंधन होगा, जिन पार्टियों का गठबंधन होगा, सरकार उसी की बनेगी। नीतीश कुमार को छोड़कर कोई भी अलायंस बिहार में अपनी सरकार नहीं बना सकता है। नीतीश कुमार अवसरवादी नहीं है, नीतीश कुमार बिहार में फैक्टर है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने नीतीश कुमार को छोड़ के चुनाव लड़ा है, उन्होंने चुनाव में वो पराजित हुए। क्या बात है, अच्छा अच्छा। चलिए, तो अच्छा एक चीज विशेष रूप से मैं जानना चाहूंगा अब रवि जी, एक बहुत बड़ी सीट जो है भागलपुर की सीट हारे एनडीए, एनडीए सीट हारी, आपको क्या लगता है वहां क्या कारण था? विधायक जी ने तो आपके स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझे नहीं पूछा गया तो हार गया, तो आप तो ये जवाब नहीं देंगे, आपसे तो उम्मीद है कि आप कारणों को जरूर चर्चा करेंगे
कि आखिर एनडीए भागलपुर सीट क्यों और कैसे हार गई? सबसे पहली बात तो भागलपुर में जो उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। अब नहीं, उम्मीदवार बात का क्लियर। चयन सही था या गलत था, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जेडीयू जी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने निश्चित रूप से मजबूती के साथ वहां पर साथ दिया था। इसके हम्म। बावजूद अगर 800 वोट, 900 वोट, 1000 वोट से हारे तो ये बहुत बड़ा अंतर नहीं था, छोटा सा आपके अंतर था। तो कहीं ना सांसद कहीं जी भी चूक वहां हुई। आपके भागलपुर सांसद भी दूसरे पार्टी के प्रचार में उतर गए थे रवि जी। आप कैसे कहते हैं कि जदयू ने आपने समर्थन दिया था? आप ही के कौन पार्टी सा के सांसद हैं बागल। जी बिल्कुल, उनका सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था, न्यूज़पेपर ने भी छापा था इस चीज को लेकर। शायद आपको नहीं नहीं, जानकारी इसको हो, लेके भूल गए कंफ्यूजन हो। था। चलिए कोई ये बात नहीं है, आप कंफ्यूजन था, भूल गए। ऐसा नहीं है। आप अगर आपको अजय याद अजय नहीं मंडल होगा जी तो जो, हम। पहली बात तो मैं जी बता दूं कि भागलपुर जी के जो सांसद है आदरणीय अजय मंडल जी, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं। और ये जी जो जी। आप बातें कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इस तरह का काम उन्होंने किया है। चलिए, हमारे पास तो पुख्ता सबूत भी हैं, न्यूज़पेपर की भी कटिंग है, सोशल मीडिया पर काफी वायरल, आप किसी समय निकाल के देख सकते हैं। अच्छा रवि जी, एक चीज पूछना था आपसे कि कोरोना काल से सांसद ही नजर नहीं आए। एक बार उन पर फोटो वायरल हुआ तो सिर्फ केस करने नजर आए, वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए, इसके बाद वो नजर नहीं आए। कहाँ है सांसद, भागलपुर सांसद? चलिए, दरअसल जो अजय मंडल जी हैं, मीडिया से जी दूर रहते हैं, काम वो करते जी हैं। और हाल जी जी फिलहाल के दिनों में हमने देखा है उन्होंने जो नंबर जारी किया था, जो नंबर जी उन्होंने लोगों की हेल्प के लिए जारी किया है, उस पे जी जो भी समस्या लोगों ने भेजा है, सांसद जी। महोदय और उनकी टीम ने उस पे अविलंब कार्रवाई किया है और लोगों की समस्या को समाधान करने का प्रयास किया है। लेकिन ढिंढोरा पीटने की आदत आदत अजय मंडल जी की नहीं है, तो इसलिए वो मीडिया से दूर है। अच्छा अच्छा, चलिए, मीडिया से दूर है लेकिन क्षेत्र में बने हुए हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जरा लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कहां कहां आपने देखा। सर, और क्षेत्र जी, में सिर्फ घूम लेने से काम नहीं होता है, लोगों की नहीं नहीं, क्षेत्र समस्या में का दिखेंगे समाधान होना तब तो चाहिए। रवि जी, क्षेत्र में नजर आएंगे तब तो, वो तो नजर ही नहीं आते हैं। अब कहा सर, जाए तो ये जैसे, कोविड काल में कहाँ नजर आएंगे, हमको ये मैंने बताइए। आप ही देखिए देखिए, बहुत तरह के जरूरी नहीं है कि आप उपस्थित होकर ही, कहीं पहुंचकर ही मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने तो कहीं नहीं देखा नौगछिया क्षेत्र में रवि जी, आप इसे नहीं बदल सकते। मैंने नौगछिया क्षेत्र की बात करें, भागलपुर जिले के अगर गंगा पार की, मैंने कहीं भी सांसद जी के किसी भी कार्य को नहीं देखा। हाँ, विधायक जी जरूर, उस पर भी चर्चा भी करेंगे, लोग भी उसी इंतजार में है। विधायक जी नजर आए, उन्होंने खुद इस बात का बारे में दिया कि वो मायागंज में स्वयं है, वो क्षेत्र के लोगों के चलते वो गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल मायागंज अस्पताल में स्वयं पहुंचते हैं, उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की। लेकिन सांसद जी आपके नजर नहीं आए, इस क्षेत्र में हो सांसद जी या जिले में। नजर नहीं आए, मैं तो कह रहा हूं कि सांसद नजर नहीं आए, लेकिन अच्छा उन्होंने अच्छा, आप लोगों की स्वीकार करें। समस्याओं का समाधान किया है, उन्होंने काम चलिए किया है। अच्छा चलिए, काम किया है ये तो जनता जान रही है, जनता के लिए किया गया है तो बिल्कुल। और एक चीज जानना चाह रहे थे रवि जी, कि लोगों ने कहा कि जो है इस बार पप्पू यादव और गोपाल मंडल जी दोनों ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। शुरुआती में चर्चा जब चली थी, बाद में पप्पू यादव को नीतीश कुमार के इशारों पर ही पुराने एक मामले में, जो है जो पूर्व से कभी काफी वर्ष से था, मैं लंबा उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि सबों को जानकारी है, तो उसमें केस खुलवाकर जानबूझकर राजनीति के साजिश करके उन्हें जेल भेज दिया गया। जी, जी रवि जी, सबसे पप्पू पहली बात यादव तो पप्पू मामले में आप। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, पप्पू यादव कोई मसीहा नहीं है, उस पे 28 से ज्यादा केस चल रहे हैं, उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका था। नहीं, मैं और मसीहा नहीं कर रहा हूं, मैं, जी जी मुझे जी, बोले लगता है बोले कि बोलिए बोलिए पुलिस जी ने बिल्कुल। उनको अरेस्ट करने में देर कर दिया। उनको तो अरेस्ट बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब वारंट जारी हुआ था। अच्छा देर हुई है लेकिन गलत नहीं अच्छा। हुआ है। उनका उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल सही है, टाइमिंग गलत है और इस टाइमिंग की वजह से लोग नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं। चलिए, मतलब उसका टाइमिंग, मतलब उन्होंने जब ऑक्सीजन और अस्पतालों पर जो है आवाज उठाना शुरू कर दिया तो उनका शायद समय बिगड़ गया, उन्हें जेल जाना आवश्यक हो गया था। तो रवि जी, खैर चलिए, सर, सवाल तो आपके पास बहुत सारे हैं जी। पहली बात बता दें कि न्यायपालिका जी कार्यपालिका में अंतर होता है, ये आपको भी पता है।
कानून बिल्कुल सरकार, बिल्कुल कोर्ट कचहरी सरकार नहीं चलाती है, ये न्यायालय का जी मुद्दा है। न्यायालय ने जी आदेश दिया था वारंट का, तो जी। इसमें नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप आपकी बातें जनता तक और जनता क्या है सवाल आप तक। और जो है रंजन जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि रवि जी आपके प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा कि यदि जनता दल यू में इतना दम है तो वो गठबंधन में शामिल क्यों होते हैं? वो अकेले बिहार में अकेले क्यों नहीं चुना सरकार बना पाती है? नीतीश कुमार में कोई नहीं मिलता है, नीतीश कुमार जाकर मिल जाते हैं? एक बड़ा सवाल है रवि जी। बिहार में कोई भी पार्टी, सिर्फ जी जेडीयू की बात नहीं करते हैं, तब तो ये खुली चुनौती हम लोग भी किसी पार्टी को देते हैं, कोई भी पार्टी बिहार में अपने दम पे सरकार नहीं बना सकती है। जी क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जातिवाद हावी है। नीतीश कुमार जी कितना भी काम कर देंगे, लेकिन जातीय जो समीकरण है बिहार में, उस समीकरण की वजह से कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। चाहे जेडीयू की बात क्या करते हैं, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी है, वो अकेले चुनाव लड़के जीत के दिखा दें तो हम समझ लेंगे। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल और है रवि जी। सांसद जी भी चुनाव के समय में एनएचएससी पर बहुत बोलते थे कि एनएचएससी एनएचएससी। आज एनएचएससी की स्थिति आज तक यथावत है, दुर्दशा पूर्ण है। सड़क महा एकदम बताए बताए बदतर स्थिति में है। कहलगांव जाने में भागलपुर से कितना देर लगेगा, वापस अस्पताल जाना पड़ जाएगा क्या भगवान जाने, ऐसी स्थिति में है। आखिर यह इतना बड़ा मुद्दा जो खुद केंद्र सरकार तक के नजर पर है, लेकिन यह इतना सुस्त क्यों रहता है? आखिर यह कब उजागर होगा, कब स्थिति सुधरेगी एनएचएससी की रवि जी? कहीं ना कहीं उस वक्त सांसद महोदय जी ने उम्मीद से ज्यादा ही बोल दिया, हमें लगता है। 3 महीने के जी अंदर में एनएचएससी को जी ठीक करने का जो उनका कमिटमेंट था, हमें लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो गया। इसमें जी जी इसके बावजूद भी अभी 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं उन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस नहीं उम्मीद पे उन वो खरे चलिए नहीं उतर पाए। चलिए उनके उनके कमिटमेंट पर पानी डाल देते हैं। अब तो समय भी लंबा हो गया। लॉकडाउन कहा जाए, लॉकडाउन में आम लोग परेशान हुए, सरकार ठीक है, चलिए विभाग भी परेशान हुआ, लेकिन मुद्दा तो परेशान हुआ रवि जी। आज तक वह जिंदा है, उस पर कोई आश्वासन तक देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि थाना हो, अस्पताल हो, इमरजेंसी सेवाओं की भी गाड़ियां रुकती है, फंसती है, पलटती है जाम में। कई ट्रकें पलट जाती है, घंटों का जाम लगा रहता है। आपको क्या लगता है कि आप तो जो है तो केंद्र में भी हैं, बिहार में भी हैं, फिर भी ऐसी दुर्दशा में क्यों स्थिति है? ऐसी दुर्दशा की स्थिति क्यों है रवि जी? कहीं ना कहीं ये इसमें शिथिलता है इस काम में, और हमें लगता जी है कि इस सवाल का इसका सीधा सवाल जो है ये सांसद महोदय से कभी ना कभी कर ही लेना चाहिए। और आप लोग भी बिल्कुल लगातार बिल्कुल जुड़ते रहते हैं, बिल्कुल तो उनसे बिल्कुल कीजिए हम समस्या क्या है। मैं मानता हूं उन्होंने कहा था और इस पे वो अमल नहीं कर पाए अब तक। क्या बात है। अच्छा रवि जी, एक चीज, एक बड़ा मुद्दा है नौगछिया क्षेत्र का। ये रेलवे वाला जो बीच में ब्रिज है, ये कब शाहनवाज हुसैन के सर पर इसको भी फेंक दिया जाए कि इसमें भी आप लोग कुछ करेंगे? कुछ टेक्निकल समस्या निश्चित रूप से है, जी कहीं ना कहीं रेलवे और बिहार गवर्नमेंट के बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसके वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। जी। और इसके अलावा बाकी क्या समस्या है, डीपली क्या प्रॉब्लम है, तो इतना लेवल तक नीचे हमने इसको जाके नहीं देखा है, तो ज्यादा रवि मैं जी, नहीं बता सकता। ये मुद्दा मुझे लगता है अब कई वर्ष हो गए हैं रवि जी। एक तो शुरू हुआ है कार्य, तो वो भी आपने भी देखा होगा कि अगर आप गुजरते होंगे जब रेलवे फाटक गिरी रहती है तो लगभग मकंदपुर चौक तक जाम लगा रहता है। रैक पॉइंट होने के कारण हजारों ट्रक आती जाती है। सड़कों की भी स्थिति वैसी है। कुमार विश्वास जी जुड़े हुए लिखते हैं कि आरओबी प्रोजेक्ट नौगछिया मदन अहिल्या रोड पर कब बनेगा? मकनपुर चौक को जोड़ने वाली सड़क बनी और टूट गई। नौगछिया में व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ। आपको लगता है रवि जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का कि मकनपुर चौक से जोड़ने वाली सड़क जो है बिल्कुल नई सड़क है और यह टूट गई? अब हाल फिलहाल में ये सड़क बनी है, और जी अगर बिल्कुल। टूट गई है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, हो सकती है जी गड़बड़ी।
तो इसको लेके कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, क्योंकि आज के समय में अगर सड़कें बनती है, टूट जाती है, तो आपको पता होगा कि सरकार ने लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत ये अधिकार लोगों को दिया है। वो उसके खिलाफ जो है इस समस्या को सरकार तक पहुंचा सकती है, तो कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूँ। क्या बात है। इसके अलावा जो है रवि जी, एक बहुत और मुद्दा है जो बड़ा मुद्दा है, वो है रंगरा से तिनटेंगा जाने वाला डुमरिया पथ का। कई लोगों का, कई गांव का जो है प्रत्येक वर्ष का संघर्ष है, लेकिन उस पर भी कोई चर्चा नहीं करता है, कोई मुद्दा नहीं बनाता है। वहां के लोग हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने चुनाव के समय इसका विरोध नहीं किया। जब चुनाव आता है तो विभिन्न प्रकार के पार्टी से जुड़े हुए लोग उसका नेतृत्व कर लेते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, आश्वासन मिल जाता है, फिर बाकी धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। शायद आपने अगर इस मामले को देखा हो तो आप कुछ बोल सकते हैं। इस मामले की ज्यादा जानकारी नहीं है, ध्यानाकर्षण की जरूरत है, हमें पता नहीं है इस मामले में ज्यादा। नहीं, तो बिल्कुल। वहां के लोगों ने विशेषकर 2-3 बार हमें लिखा कि आप हमारे भी मुद्दों को रखे, तो हमने बिल्कुल, आज जो है सत्ता पक्षीय लोग हैं तो बिल्कुल, और तो लगातार निश्चित रूपेण से हम लोग चलेंगे। रवि जी, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी कुछ सवाल लेते हैं। हितेश चंद्र जुड़े हुए लिखते हैं कि जिस दिन मीडिया केंद्र और राज्य सरकार से सवाल उठाने लगे तो कोई समस्या नहीं होगा। देखिए, मीडिया का सवाल है उठाने का, आज रवि जी हमारे साथ हैं तो बिल्कुल रवि जी से भी बातचीत हो रही है। आप भी सवाल लिखें तो डायरेक्टली हम उनसे पूछेंगे। और जो है कन्हैया कुमार, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लगातार एक से बढ़कर एक समस्या लिखते जा रहे हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार लिखते हैं कि एक तरफ गठबंधन में आप सरकार बना रहे हैं, दूसरी ओर आप ही समस्या को स्वीकार कर रहे हैं। रवि जी, इसका क्या माजरा है, जरा बताइए दर्शकों को भी, जो पाठक जुड़े हुए हैं उनको भी। संतुष्ट नहीं है पार्टी के कार्य से क्या? सबसे पहली बात है तो 100% काम, 100% समस्याओं का समाधान, इस तरह की कल्पना करना तो लोकतंत्र में संभव नहीं है। जो समस्याएं हैं, जो वरुण सर, जो समस्याएं हैं, अगर हम उसको स्वीकार नहीं करें, नकार दे, तो उससे अच्छा है कि हम समस्या को स्वीकार करें और उसके समाधान पर चर्चा करें। जी बिल्कुल, समाधान पर ही चर्चा के लिए तो, समाधान की चर्चा के लिए ही तो रवि जी हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बहुत सारे मुद्दे हैं क्षेत्र के जो प्रत्येक वर्ष बस इस मेला में गर्म होता है विभिन्न प्रकार के, और उसके बाद शांत हो जाता है। अच्छा, आगे का पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है रवि जी? क्या आपकी पार्टी जदयू भी अपने प्रत्याशी को उतारने के विचार में क्या जिला परिषद पद पर? फिलहाल तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस तरह का कोई प्लानिंग नहीं है कि हम लोग पार्टी लेवल पे किसी तरह का काम करें। और जैसा कि हमको लगता है कुछ पार्टियां जरूर हैं जो कि इतने नीचे लेवल पे जाके बड़े बड़े नेताओं को उतारने की फिराक में है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी गठबंधन की भी पार्टी तैयार है। रवि जी, आपके गठबंधन की भी पार्टी तैयार है जिला परिषद के लिए? जी, वो तैयार है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी लेवल पे अभी चुनाव लड़ने के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन पार्टी ने ये जरूर कहा है कि अगर हमारी पार्टी के कोई भी उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो जनता दल यूनाइटेड के जो भी कार्यकर्ता है वो उनको भरपूर मदद करे, ये निर्देश दिया गया है। लेकिन पूरा दम लगा के हर पंचायत में उतरना है, सारे क्षेत्र में उतारना है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। बस जो लोग भी मैदान में आएंगे हम सब मिलके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, अच्छा रवि जी, एक सवाल है, चूंकि आप युवा हैं और जुड़े हुए हैं आप, तो हम आपकी नजर हर पद पर होती है। छात्र संघ में जदयू का पहले विशेष कार्य था, लेकिन विगत कई वर्षों से नजर नहीं आ रहे। क्या नवगछिया में वर्तमान में छात्र जदयू है या समाप्त हो गया? चलिए इसकी जानकारी दे दें। छात्र जेडीयू के जिला अध्यक्ष पहले नवीन कुमार निश्चल जी हुआ करते थे, तो उन्होंने पहली बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और 2018 में जब चुनाव हुआ था तो पूरे यूनिवर्सिटी में एक सीट अगर जेडीयू ने जीता था तो वो जीबी कॉलेज नवोछिया था, जहां पर हमने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव का एक पद जीता था। तो नवीन जी के निश्चल जी के रीजन में छात्र जेडीयू काफी तेजी से मजबूत हुआ। इसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया और उसके बाद फिर छात्र जेडीयू विधानसभा चुनाव में एक्टिव रही। तो ज्यादातर हम लोगों ने पार्टी का दलगत कार्य किया,
अभी हाल फिलहाल में आज की तारीख में ही मैं बधाई भी देना चाहूंगा अमन कुमार जी को, जिनकी घोषणा आज हो चुकी है। छात्र बिल्कुल बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड नवगछिया के नए जिलाध्यक्ष अमन कुमार आनंद होंगे। और अब आपको क्षेत्र जेडीयू ये छात्र जेडीयू दिखेगा। और जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वो अब युवा के अध्यक्ष हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ी सी बीच में गैपिंग दिखी। क्या बात, क्या बात है, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी भी दी, चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं रवि जी। तो अब डॉक्टर दीपक कुमार प्रेम जी हैं, आप ही के पार्टी के हैं, लिखते हैं कि रंगरा डुमरिया मार्ग का जल्द मार्ग जो है जल्द बन जाएगा। यह टेंडर 3 बार कैंसिल हो गया कुछ ग्रामीण लोगों के कारण, क्योंकि रोड चौड़ीकरण भी होना है। मैं विधायक जी से इस विषय पर बात कर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा आप इनका परिचय दें। डॉक्टर दीपक कुमार प्रेम जी प्रत्येक दिन जुड़ते हैं, आपके पार्टी से किस पद पर हैं, और काफी ये जनता के बीच भी जाते हैं रवि जी। ये पूर्व में चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में किसी पद पे इस वक्त नहीं है, पार्टी की क्रियाशील सदस्य हैं। वाह, लेकिन इनका कार्य हमेशा पार्टी के प्रति रहता है, आपकी पार्टी के प्रति जी जी। एक्टिव रहते हैं। अच्छा, एक चीज और आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ दिन पहले ही विपक्ष के प्रवक्ता भी आए थे, इसके बाद जो है प्रदेश प्रवक्ता भी थे, उनका एक बहुत बड़ा आरोप था कि कोरोना काल में सरकार ने जो है भ्रष्टाचारियों पर कोई नकेल नहीं कस पाई सरकार। यानी सरकार कोरोना काल में बहुत बेहतर नहीं कर पाई जितना केंद्र सरकार ने उम्मीद किया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है रवि जी? अब देखिए, विपक्ष का तो काम ही है हर चीज में जी नकारात्मक चीजों के बारे में बात करना। अब जी। सरकार ने कोरोना काल में बेहतरीन तरीके से काम किया है। बहुत कम टाइम में हमने काफी तेजी से रिकवरी किया है, बिहार को संभालने का काम किया है। आज के टाइम में वैक्सीनेशन के मामले में पूरे देश में हम अव्वल जा रहे हैं। इसके बावजूद इनको कोविड काल में सरकार का काम नजर नहीं आता है। तो हमें लगता है कि विपक्ष को अपने आंख का इलाज करवा लेना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें ये चीजें दिख नहीं रही है। अब हमको ये लगता है ये श्रीमान जब सत्ता में होते तो कोरोना तो बिहार में होता ही नहीं, कोई समस्या नहीं होते, लोग मरते नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कनेक्शन प्रॉब्लम हुई है, और रवि जी थोड़ी इंटरनेट प्रॉब्लम आपकी कर रही है, निवेदन होगा। कोई बात नहीं, आप बात पूरी करें। इंटरनेट की समस्या थोड़ी सी होती है रवि जी, लेकिन आप बात पूरी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी महामारी के समय में पूरा विश्व परेशान है सर। ऐसा नहीं कि लोग मरेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं है कि कोरोना का प्रॉब्लम जो है लोग उससे समस्या नहीं झेलेंगे, झेलेंगे। लेकिन समस्या के खिलाफ हमारी सरकार ने तेजी से काम किया है। विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे? इनके नेता तो बिहार से बाहर कोरोना के डर से भाग गए। इन लोगों के पास तो कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। क्या बात है। अच्छा चलिए रवि जी, अभी वर्तमान में जो है युवाओं के लिए क्या प्लानिंग है सरकार की? वर्तमान में क्या सोच रही है बिहार सरकार? सबसे पहले बात तो मैं जानकारी के लिए बता दूं बिहार के युवाओं को और क्षेत्र के युवाओं को कि हमारी सरकार ने कल ही नई उद्यमी योजना, पिछले बार उद्यमी योजना थी, इसमें अति पिछड़ा और एसटी एससी के लिए योजना चल रही थी। और इस बार जब नीतीश कुमार ने कल 4:30 बजे उद्यमी योजना के पोर्टल को लॉन्च किया, तो इस बार तमाम युवाओं को और राज्य के महिलाओं को और सारे लोगों के लिए इन्होंने उद्यमी योजना की शुरुआत कर दी है। 10 लाख रुपए सरकार उद्योग लगाने के लिए देगी, 5 लाख रुपए सब्सिडी के रूप में है। और महिलाओं के लिए, अति पिछड़ा दलित महादलित के लिए 5 लाख रुपए का जो लोन है वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। 100 से ज्यादा प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस योजना के माध्यम से लाखों लोगों को बिहार में काम रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत। और जो है एक सवाल, चूंकि बाबा विस्फोटक जी देर से जुड़े हैं, लेकिन बाबा विस्फोटक आईडी से आपसे निवेदन है कि आप शुरू से इस वीडियो को देखिए। जब ये हमारा एंकर चैट समाप्त होता है तो आपके हर जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उन्होंने पूछा है कि नवगछिया पूर्ण जिला, तो शुरुआती में ही हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अच्छा, एक निगम राय जी लिखते हैं कि सधवा दियारा वाला रोड जो है वो अभी तक उसी जरूर बताएंगे। जी सर। सधवा दियारा वाला सड़क जो है वो अभी तक जो है जंजर की स्थिति में है। काफी बरसात के दिनों में तो काफी दिक्कत होती है।
वहां के लोगों को भी, रवि जी। इस मुद्दे पर मैं विधायक जी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। मैं इस समस्या को जरूर जी बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, आपके लाइव सेशन में आज जी। जितने भी समस्याओं पे आपने चर्चा की है और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी समस्या है, मैं इन जी तमाम समस्याओं को लेके आदरणीय विधायक जी के पास जरूर जाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्नों के जवाब लेकर मैं अगली बार आपके एंकर सेट पे आऊंगा, और मैं क्या बात बताऊंगा है, कि कौन सी समस्या का समाधान कब होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और जो है निश्चित रूप से जो है आज के इस एंकर चैट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए, बहुत सारे सवाल भी आते जा रहे हैं। महज 2-4 मिनट का भी ये एंकर चैट बचा हुआ है। अच्छा, एक सवाल है रवि जी। जिस तरह से बात की जाती है कि जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का भरपूर योगदान रहता है। एक तो दिखता है कि आपके साथ जो गठबंधन पार्टी है वो तो महिलाओं को भरपूर रूप से स्थान देती है, लेकिन कहीं ना कहीं जदयू में यहाँ नारी शक्ति करते हैं, या आप कहिए महिलाओं को आरक्षण देने के बावजूद भी उतने एक्टिव कार्यकर्ता नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है ये आपको वर्तमान समस्या ये समस्या? समस्या सिर्फ हमारे, जी जी ये जी जी, जो आप समस्या बात है ये सिर्फ हमारे जी जिले में सर दिख रहा है। बिहार के कई जिलों के बारे में बात करें तो ऐसे ऐसे महिला कार्यकर्ता जेडीयू के पास हैं जो कि विधानसभा चुनाव लड़ने तक क्षमता रखती है। कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में समस्या है। आज भी इस पर चर्चा हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को संगठन में जोड़ने का। तो इस क्षेत्र में अब निश्चित रूप से लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। क्या बात है। अजीत कुमार लिखते हैं कि कैसे मिलेगा सब्जी, सब कुछ में तो कमीशन खोरी है, आज तक अफसरशाही है। इसमें भी तो 10 लाख रुपए मिलेंगे तो इसमें तो पहले से रेट तय रहेगा। क्या कहना चाहेंगे रवि जी? नहीं नहीं सर, अगर मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, अगर इस तरह की कोई भी सूचना अगर मिलती, अगर है कहीं कोई समस्या है, तो खुलकर निश्चित रूप से आप हमें बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगर इस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार इस योजना में अगर दिखेगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। जी चलिए रवि जी, लगातार बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल आते जा रहे हैं। मैं अब एक सवाल आपसे जो आज का थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अ, एक बहुत ही हाईलाइटेड मामला हुआ था रवि जी, यहाँ के विधायक जी के द्वारा बैरिकेटिंग तोड़ने वाली। जरा सा बताएंगे दर्शकों को कि उसकी क्या सत्यता थी और उसमें क्या हुआ? विधायक जी इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, निश्चित रूप से जी जी। पहले ही जवाब दे चुके हैं, तो मैं नहीं नहीं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल समझता कि उसका जवाब मैं दूं। आप दें। लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से कार्रवाई हुई पप्पू यादव की, अगर यहाँ के विधायक जदयू से नहीं जुड़े होते तो उन पर भी कार्रवाई होती। जदयू से जुड़े हुए हैं, सरकार में है नीतीश कुमार, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पप्पू यादव की गिरफ्तारी लॉकडाउन तोड़ने के लिए नहीं, नहीं 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 बल्कि नहीं उनके जी बिल्कुल, खिलाफ एक लेकिन सुन मामला चल रहा था, उस मुद्दे पर हुई है। लॉकडाउन का कोई मसला ही नहीं है उनके साथ। जी, ये शुरुआती में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी रवि जी, बाद में इसे हो अचानक रही मोड़ थी दिया चर्चा, गया। मैं पहले ही कह रहा हूं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी एक पुराने केस में हुई है जहां वारंट था। अब हमारे बिल्कुल आदरणीय विधायक जी के साथ तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जी। चलिए बिल्कुल, और बेबाक तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। रवि जी, कोई संदेशा देना चाहेंगे जितने लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, और कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया या अपने कोई विचार देना चाहेंगे यहाँ के युवा वर्ग को, यहाँ के लोगों को, गोपालपुर विधानसभा के लोगों को, बीरपुर विधानसभा, भागलपुर संसदीय क्षेत्र और आसपास के जिले के लोगों को जो आपको सुन पा रहे हैं, जिन्होंने भरपूर आपको मदद किया है, सहयोग किया है, दोनों हाथों से जोड़कर, दोनों हाथों की पावर एक उंगली में डालकर आपके लिए बटन टीपा है और आपको विजयी बनाकर वापस कुर्सी पर दोबारा बैठाया, मतलब उसी कुर्सी पर आपको बैठाए रखा है। आप उन्हें कोई संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, संदेशा देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो बिल्कुल। कोविड की जो समस्या है इसको लेकर मैं लोगों से बात करना चाहूंगा। जी सबसे पहली बात तो अभी कोरोना की परिस्थितियां खत्म हो रही है, लेकिन बाजार में अभी भी हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क के खुलेआम चल रहे हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। और ये पहले से इस बात का अंदेशा है कि तीसरी लहर भी आएगी।
लेकिन लोगों की लापरवाहियां अगर नहीं सुधरी तो तीसरी लहर में फिर इसी तरह की समस्याएं होगी, लॉकडाउन होगा और सरकार परेशान रहेगी, विकास के कार्य बाधित रहेंगे। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगले 6 महीने तक मास्क का इस्तेमाल लगातार करें और प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ये मैं जरूर चाहूंगा लोगों से, क्योंकि अगर समस्याएं होगी, कोविड की प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं विकास बाधित होता है। ऐसे में सरकार का सारा ध्यान आकर्षण कोरोना की समस्या पर निकल जाता है। तो मैं ये कहूंगा, इसके अलावा जो अभी के युवा हैं, जिसके मैं एक पहले भी आपके लाइव सेशन में देख रहा था, जब बयान सिंह राजपूत आए थे, उन्होंने भी कहा था कि आजकल के युवा ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल पर देते हैं। लेकिन मोबाइल पे देते तो है, लेकिन अच्छी चीजों को सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोग युवाओं का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए, जो मुख्य जो धारा है, उससे युवा आजकल दूर होते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है और इस समस्या में चाहूंगा युवाओं से कि आप चीजों को समझने का प्रयास करें, चीजों को जानने का प्रयास करें। वर्तमान समय में सर आपको बता दूं, हम अपनी ही पार्टी की बात करें जी तो जेपी लोहिया और जो पुराने लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, उनकी विचारधारा को जानने वाले कार्यकर्ता हमारे पार्टी में भी अभी युवा पीढ़ी में कम है। लोग पार्टी में आ तो गए हैं, लेकिन इन चीजों को अभी नहीं जान रहे हैं। तो हमें लगता है अगर इन चीजों को नहीं जानेंगे तो भविष्य जी खतरे में जा सकता है। तो सिर्फ हमारे पार्टी के लोग नहीं, इस देश के युवा, राज्य के युवा, जो क्षेत्र के युवा हैं, इनको समाजवादी विचारधारा और जो भी चीजें हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी वो असल में राजनीति को समझ पाएंगे। ये जो क्या बात फेसबुक और व्हाट्सएप की राजनीति, ये बहुत गंदी राजनीति है। मूल चीजों से युवा दूर है, परिस्थितियां है। असल में क्या है ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उलूल जुलूल बातें फिर सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है। राजनीति का स्तर भी अगर गिर रहा है तो इसी वजह से गिर रहा है। अब आप देख लीजिए, विपक्ष के बहुत सारे युवा जो आज के टाइम राजनीति में आए हैं, इन्होंने किसी भी विचारधारा का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए शब्दों का चयन, किसके प्रति क्या भाषा का इस्तेमाल करना है। अब मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, उन्होंने कोई गलती ही किया होगा, कोई मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आज के नए युवा नेता करते हैं, ये निंदनीय है। इसलिए है कि इन्होंने विचारधारा का अध्ययन ही नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। चलिए रवि जी, आप बेबाक रूप से युवा प्रवक्ता हैं और सबसे बड़ी चीज है कि आप जिस तरह से लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके विचार को सुनते हैं, उनके सवाल को सुना, और सबसे बड़ी जो खासियत की, अगर मेरी गलती हो तो उसे स्वीकार करने में ही सबसे बड़ी भलाई है। तो आपने जिसे स्वीकार किया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ और ही सर हम लास्ट में आपसे एक और मैसेज देना चाहेंगे अभी। बिल्कुल 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 दीजिए, बिल्कुल दीजिए रवि जी। जी हाँ, पूरे बिहार में ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां जी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है और 4 लाख रुपए तक सरकार आर्थिक मदद करती है। अभी हाल ही में +2 का रिजल्ट आया है और 10th का भी रिजल्ट आया है। तो मैं इस बिल्कुल। क्षेत्र के तमाम मेधावी छात्रों से अनुरोध करूंगा, जो गरीब छात्र हैं, जिन्हें पैसे जी की किल्लत है और वो चाहते हैं कि अपने भविष्य को बनाएं, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे छात्र स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ें। सर मैं बता दूं, 2012 में मैंने जब +2 किया था, जी तो मैंने नोएडा में जाके एक बड़े कॉलेज में एग्जाम दिया था मास कम्युनिकेशन कोर्स करने के लिए। मुझे भी जी बिल्कुल। न्यूज एंकर बनने का बहुत शौक था, मैं चाहता था, जी लेकिन उस वक्त जी सर वो कोर्स मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पढ़ने का पैसा नहीं था। अगर होता तो आज मैं किसी चैनल में बैठ के न्यूज एंकरिंग कर रहा होता, दुर्भाग्य था मेरा। लेकिन नीतीश बाबू ने बिहार के छात्रों को अब कमजोर नहीं बनाया है, मजबूत बना दिया है। वो राज्य से बाहर बड़े बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, बच्चों को पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए। और सबसे बड़ी बात है, इस योजना का सबसे बड़ी बात, इस योजना का गारंटर स्वयं बिहार सरकार है। और अगर बाद में नौकरी नहीं हो पाता है तो सरकार उस पैसे को पूर्णतः माफ कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि छात्र छात्राएं निश्चित रूप से पढ़ें। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक चीज और रवि जी, हम आपसे पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब हमारे टीम को आपकी जरूरत हो, कभी हमारा
इस तरह का कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से टीम हमारी संपर्क करेगी आपसे। और अब आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि आप जरूर अपना समय दें, और जिस तरह से आप बेबाक रूप से बोलते हैं, आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने के लिए, हृदय से धन्यवाद, आपको शुक्रिया। और जो है जिस तरह से युवा वर्ग अब राजनीति क्षेत्र में भी आगे बढ़कर बहुत तरह चीजों की परख रखने लगा है, जानने लगा है, समझने लगा है, ये बेहद ही ज्यादा जरूरी है। जितने लोग जुड़े हुए, अजीत कुमार लिखते हैं बिहार में सभी गरीब है, बिहार क्योंकि रोजगार ही नहीं है नीतीश सरकार में। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा सा लेट हो गए अजीत जी। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बहुत सारे सवाल को रवि जी ने स्वीकार करके भी जवाब दिया, किसी को उन्होंने समझ कर दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, फिर पूछेंगे, और लोग भी आएंगे और लोगों से सवाल पूछेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आती जा रही है। जितने लोग भी जुड़े थे सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस लाइव के समाप्ति होने के बाद जीएस न्यूज के पेज को खोलें। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पेज को अंगूठा वाले को लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और इसके बाद इसी वीडियो को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, जीएस न्यूज के YouTube चैनल पर, वहां भी पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई भी न्यूज लगेगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। आज के इस लाइव एंकर चैट में जुड़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबों को शुक्रिया, शुभ रात्रि।